हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हम दो अहम सवालों पर एक बार फिर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है जी, मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ और शहजाद अकबर का शहजाद अकबर ने कुछ सबूत पेश किए हैं। इससे मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी हुकूमत और नैब उन पर आज तक कोई इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकें, सब प्रोपेगेंडा है। नैब न्याजी गठजोड़ हमेशा अदालतों से राह फरार इख्तियार करता है। उन्होंने कहा कि जी घिसे पिटे हथकंडे हैं, इमरान खान की नाअहली और नाकिस तर्ज हुक्मरानी अब ये छुपा नहीं सकते। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनीज अपने मुलाजिमीन के नाम पर बनाई हैं। शहबाज शरीफ के जिन मुलाजिमीन के नाम पर कंपनीज बनाई उनकी तनख्वाहें कोई 18 से 70 हज़ार तक हैं और शहबाज शरीफ की करप्शन के सबूत के तौर पर उनके कुछ चेक्स हैं जिनकी कॉपीज़ मौजूद हैं उनके पास। जो शवाहिद शहबाज शरीफ के खिलाफ मिले हैं उनका बचना अब मुमकिन नहीं है। गर्म हवा आने वाली है, मुकदमा तैयार है, ये दावा किया है जी शहजाद अकबर साहब ने। अब सवाल हमारा अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, शहबाज शरीफ या शहजाद अकबर। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करी हैं महमल सरफराज, हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारा साथ देंगे, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। न्याजी साहब, क्या लगता है आपको, कौन सही कह रहे हैं, किसकी बात में वजन है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि नैब आज तक क्या कुछ साबित कर सका है हमारे सामने है। नैब जितनी खाक नैब ने एज इदारा खराब की है पाकिस्तान में शायद ही किसी इदारे की। ये जज अरशद की जो वीडियो थी या नैब के अपने चेयरमैन साहब के बारे में जितने तू तकरार होती रही है, कभी किसी और इदारे के बारे में आपने इतनी कंट्रोवर्सी सुनी थी। लेकिन ये इदारा जो है ये काम के लिए आया था कि जमहूरियत को जो जमहूरियत भट्टी साहब के ज़हन में जिसका खाक है उसको मुस्तहकम करे। चुनांचे 16 नवंबर 1999 को नैब ऑर्डिनेंस आया था एक जमहूरियत मुस्तहकम करने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो जमहूरियत की जड़ें ऐसी गाड़ी हैं पाकिस्तान में 70 साल से कि वो जमहूरियत आज पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर चुकी हैं। असल पाकिस्तान उसकी जड़ें खोखली कर चुकी है। अब इसमें ये जितने क्यों तकरार होती है, ये चौधरी ब्रादान का जो केस तो आखिरी पेशकश है, अभी आया है ना। ये केस था क्या? यही केस था जो नैब को सर्व करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? काफिली बनानी थी। अब इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे केसों को झाड़ पूछ के दोबारा पब्लिक में लाने के लिए। क्या कुछ को होते हैं, कोई शर्म होती है, कोई याद होती है कि यार ऐसे केसों को छोड़ो। तो ये शहजाद अकबर है क्या चीज? आप इनका तजर्बा देखें, कौन सी बात है सच्ची की? झूठ बोलना इनका श्वास बन चुका है। अच्छा, और साइड में बोलते हैं कौमी सुबह में तकलीफ होती है कि इतना सीनियर आदमी है, इतने मुअज़्ज़ज़ आदमी है, इतने बड़े वकील हैं और अच्छी भलीमानस बात भी कर। अच्छा चले, यहाँ पे हम ना न्याजी साहब थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि हो सकता है उनके पास कुछ सबूत हों। अभी वो कह रहे हैं मुकदमा तैयार है, आगे चल के वक्त बताएगा कि क्या होता है महमल। लेकिन जिस तरह से मीडिया पे आए शहजाद अकबर साहब खुद पूरा उन्होंने जो सबूत थे वो दिखाए, दावे किए बहुत से। उसके बाद सोशल मीडिया पर हम देखते हैं एक मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है। जुल्फ़ी बुखारी साहब उन्होंने तो मफरूर मुलजिम करार दे दिया, वांटेड का इश्तिहार चला दिया शहबाज शरीफ ने। तो क्या एट द एंड ऑफ द डे ये ऑप्टिक्स की गेम है? देखिए, मुझे लगता है लीना कि इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि देखिए शहजाद अकबर साहब तो पिछले 1-1.5 साल से आ रहे हैं टीवी पर, इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हर एक के बारे में करते हैं। एंड फिर जब नैब पकड़ के ले जाते हैं तो नैब के पास कोई सबूत नहीं निकलता, ठीक है। दूसरा, जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में भी एक्चुअली इसी टाइप के सबूत थे नैब के पास, जो ये बातें शहबाज शरीफ साहब के बारे में कर रहे हैं कि उनकी फलानी प्रॉपर्टीज, तो फलाना नाम, तो फलानी चीज, तो ये वो। तो फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब के केस का तो कुछ नहीं बना। तो फिर अगर शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वैसे ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी गिरफ्तारी मुतवक्के है ईद से पहले, मुझे नहीं पता कि वो किसकी होगी। हो सकता है वो शहबाज शरीफ साहब हो सकता है वो कोई और भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज नैब करने जा रहे हैं तो वो पीटीआई के लोगों के साथ तो नहीं करता, हुकूमती अरकान के साथ तो नहीं करता, वो कर तो फिर ऑपोजिशन के साथ रहा है। तो नैब है ही एक इदारा बदले लेने का, सियासी जोड़ तोड़ करने का। तो मेरे ख्याल में नैब की कोई उस तरह से वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा महमल, जो आप कह रही है ना, शहबाज शरीफ साहब भी यही गिला शिकवा करते हैं। मज़हर साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी ये सब कुछ चीनी, गंदम, अद्वियात के जो स्कैंडल थे, BRT पेशावर में जो करप्शन है वो छुपाने की कोशिश है, प्रोपेगेंडा है सारा का सारा। पहली चीज़ तो ये कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी ये जो आप उनके खिलाफ केसेस क्यों नहीं चला रहे।
पहली बुनियादी चीज़ ये कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है तो आप अपने इल्ज़ाम के दिफा में क्या कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब दुरुस्त कह रहे हैं या शहबाज शरीफ दुरुस्त कह रहे हैं, अदालत किसके मौक़िफ़ को दुरुस्त मानती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। मैं उसको क्या बादी नज़र में समझता हूँ या हमारे यहाँ बैठे हुए पैनल के लोग क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शहजाद अकबर साहब अक्सर जितने स्ट्रॉन्गली वो आर्गूमेंट्स पेश करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन टीम हों अदालत के अंदर भी, और हम तवक्को रखते हैं कि इस तरह के जो एविडेंसेस हैं और वाकई अगर ये चीज़ अदालत के लेवल पे प्रूव हो जाती है तो शहबाज शरीफ ही नहीं, मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, उनकी पूरी सियासत के लिए, शरीफ बरदरान की पूरी सियासत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। लेकिन माजी में भी हमने सुना इतने स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, कहा गया कि ये सारे सबूत हैं, इससे बच के नहीं निकल सकते, लेकिन वो बच के निकल जाते हैं। तो अब कहाँ खेल हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं क्या समझता हूँ या आप क्या समझती हैं या न्याजी साहब क्या समझते हैं और दीगर लोग क्या समझते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि अदालत क्या समझती है। अच्छा, वो जो नैब का टार्जन हरकत में आने वाला है, क्या वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, बड़ी गिरफ्तारी जो कह रहे हैं? देखिए टार्जन शहर में आएगा तो क्या होगा, असल चीज़ ये कि टार्जन शहर का नहीं होता, टार्जन शहर में नहीं आता, और टार्जन जब आता है तो बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए आता है और फिर लगता है कि टार्जन कहीं गायब हो गया, फिर कभी आता है कोई शेर आ गया, कभी गीदड़ आ गया, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। हम इन इस्तिलाहों में पड़े रहेंगे, जब टार्जन आएगा तो हम उसकी करामात भी देख लेंगे, किन किन को पकड़ता है, किन किन को सज़ाएँ दिलवाता है। अहम चीज़ ये है कि हमारे यहाँ परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके बारे में एक परसेप्शन बिल्ड हो जाए तो बजाय इवन अदालत भी अगर आपको बरी कर दे या आपको सज़ा दे दे, तो वो जो परसेप्शन लोगों के अंदर बैठ जाता है, लोग उस परसेप्शन के साथ जाते हैं। ठीक है, इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद मुनीब साहब और भट्टी साहब क्या राय रखते हैं वो भी जानेंगे। टेक अ ब्रेक। मुनीब, शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी गर्म हवा आने वाली है, मुकदमा तैयार है। बात ये भी सच है, जो मर्जी हम कहें, लेकिन धुआं भी वहीं से उठता है जहां पर शायद आग होती है, चिंगारी होती है। देखिए, शहजाद अकबर साहब जो फरमा रहे हैं वो उनके इल्जामात या जो भी एविडेंस उन्होंने सामने अब तक वो लेकर आए हैं, सवालात बादियों नजर में तो बड़े वैलिड लगते हैं, लेकिन अगेन बहसियत कानून के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि अदालत के अंदर जाकर ये प्रूव करना प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये एक बड़ा अपहिल टास्क होगा, ये कोई आसान काम नहीं है। और क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं या किसी ट्रांजैक्शन है, जो कुछ भी शहबाज शरीफ साहब के साहबजादों के कारोबार से जुड़ी हैं, क्या ये शहबाज शरीफ साहब से भी जुड़ पाएंगी, और क्या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये एसेट बियॉन्ड मींस का और ये तमाम मामला अदालत में विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट प्रूव किए जा सकते हैं, ये फैसला करना, मैं मदद साहब की बात से एग्री करूंगा, ये मेरा एक किसी और का काम नहीं, ये अदालत का काम है और अदालत डिसाइड करेगी। हाँ, अलबत्ता नैब के टार्जन की जहां तक बात की है, देखिए टार्जन ने तो वैसे ही मुख्तसर से कपड़े पहने होते हैं, शहर में आ गया तो उसके लिए मसाइल होंगे और सेंसर के इश्यूज भी आ सकते हैं, लिहाजा टार्जन जहाँ का है उसे वहीं रहना चाहिए। वैसे ये टार्जन जो है ये काफी बदनाम है और इसकी इज्जत तो जहाँ ये रहता है वहां पर भी नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा मुनीब, एक आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल और, कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जी बड़ी इन्होंने केयरफुली प्ले की है और पहले से प्लानिंग थी सारी, ये करने के लिए कि जी शहबाज शरीफ साहब अपने बच्चों पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं और फिर उनके बच्चों की पेशियाँ ना हो, इसलिए बच्चों को उन्होंने अब्रॉड भिजवा दिया। तो क्या आपको इससे कुछ लगता है कनेक्टेड चीज़, या कानून में कितनी वेटेज है इसकी? नहीं, देखिए इस ऐन मुमकिन है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे कारोबार कर रहे हैं ना। जब जराई ये कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब जब जाते हैं नैब के सामने तो वो कहते हैं मेरा ताल्लुक नहीं है जी, मेरे बच्चों का कारोबार है, मेरे बच्चों में, तो जिन बच्चों का कारोबार है वो बच्चे, मतलब एक हमजा साहब तो देखिए जेल के अंदर है, जुडिशल, ठीक है जी, दूसरे उनके साहबजादे जो है वो मुल्क से बाहर है। ऐसी सूरत हाल में ये जो आर्ग्यूमेंट है ऑपोजिशन की तरफ से या जो तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें बड़ा वजन है कि ठीक है जी वो उनके साहबजादे जो हैं उन्होंने इसलिए बाहर भिजवा दिया उन्हें कि अगर वो यहाँ पर होते तो इनके लिए मसाइल बढ़ जाते। अब क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं तो शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मसाइल होंगे नहीं, इवेंचुअली उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं होगा। एक आर्गुमेंट है जिसमें वजन मौजूद है। ठीक है भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? शहबाज शरीफ या शहजाद अकबर, ठीक है ये सब कुछ तो अपनी जगह, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने तो ट्विटर पे उनको मफरूर मुल्जिम भी करार दे दिया है, इश्तिहारी होने की उनकी पोस्ट लगा रहे हैं।
देखिए, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है शहबाज शरीफ साहब में और शहजाद अकबर साहब में। नालायकी, नाअहली और चालाकी का मुकाबला, ये तीन मुकाबले हैं दोनों में, शहजाद अकबर में और शहबाज शरीफ में। पहले आ जाए शहबाज शरीफ साहब पर। 2 घंटे 10 मिनट की आखिरी जो नैब में पेशी हुई है, 44 के करीब उनसे सवाल पूछे गए, 4 सवालों के भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। हमज़ा और सलमान की बेतहाशा जदादों का पूछा गया, फरमाया मैं अपनी औलाद का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। एक मौका पर जब कुछ कागजात दिखाए गए तो ये ज़रूर कहा कि अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत देना, ठंडी आब भर कर कहा। अच्छा, बेगमात अहले खाना का पूछा गया, जायदादों टीटियों का, तो कहा मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ अपनी अहले खाना और बेगमात का। हालांकि इलेक्शन कमीशन गोश्तवारों में खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि बेगमात जो हैं वो मेरे ज़ेर कफ़ालत हैं, हाउस वाइफ्स हैं, लेकिन इधर आकर मुकर गए। 60 लोगों ने मुबैना तौर पर जो पार्टी फ़ंड जमा करवाया और उन पार्टी फ़ंड मुलाजमीन के नाम पर खुले हुए थे, उनका पूछा गया तो कहा मुलाजमीन से पूछे जिन्होंने मेरी पार्टी के नाम पे अपने अकाउंट खोल लिए, मुझे क्या पता। अच्छा, फिर टीटीओ का ये 1 अरब के करीब बनता है, ये 60 लोगों का मुबैना तौर पर पार्टी फंड। 1.25 अरब के करीब मुबैना तौर पर टीटीओ का पूछा गया और कहा गया कुछ लोगों ने ऐसी टीटियां दुबई लंदन से भिजवाई हैं जिनके पासपोर्ट भी नहीं बने हुए, उन्होंने खुद क्या जाना था दुबई लंदन। कहा उनसे पूछें जिन्होंने पासपोर्ट भी नहीं बनाए हुए थे और लंदन दुबई भी नहीं गए हुए थे, मेरे से क्या पूछें। 4 फ्लैट्स लंदन का पूछा गया कि 2 बेच दिए, 2 आपके पास हैं, ये पैसे कहाँ से आए। फरमाया दोस्तों से लिए। किन दोस्तों से लिए? सोच में पड़ गए, कहते बाकियों के नाम तो याद नहीं, हाँ आपके खान साहब मतलब इमरान खान के अनिल मुसर्रत से भी मैंने उधार लिया था। अच्छा, आगे पा कि आप कैसे अमीर हो गए। फरमाया वरासत में जायदाद मिली। 2009 का जो हाउस ऑफ शरीफ का वरासत का मुआहदा था उनके आगे रखा, आपको तो 1 शुगर मिल मिली थी, बाकी ज़मीनें, मिलें, जायदादें, फैक्ट्रियां कहाँ से आई। फरमाया कि ये मैं अगली पेशी पर बताऊंगा। 20 करोड़ की मशकूक ट्रांजैक्शन अगली पेशी पर, फाइनेंशियल रिपोर्ट अगली पेशी पर। अब आ जाए शहजाद अकबर पर। 2 साल कारकर्दगी 0/0, रिकवरी 0, केस को मंतकी अंजाम तक किसी एक को भी पहुंचाया 0, किसी मुलजिम को मंतकी अंजाम तक पाया 0, कागजी कार्रवाइयाँ, ज़बानी बढ़कें, दावे, नारे, नतीजा 0, इसहाक डार को लाए 0, हसन हुसैन को ला सके 0, नतीजा क्या होगा भट्टी साहब? क्विकली मुझे बता दें, वक्त बड़ा कम है, नतीजा क्या होगा? क्या वो जो गिरफ्तारी कह रहे हैं वो शहबाज शरीफ की होगी इससे पहले? आखिरी स्विस अकाउंट्स, दुबई, काला धन, लंदन लुटी दौलत लाई 0, शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी 0 है। और ये मीडिया पे आप लड़ाई ना लड़ें, अदालत में लड़ें। मीडिया पे हमें ढेर सबूत दिखाते हैं, अदालतों में सबूत ही नहीं पेश कर पाते। ये बड़ा जबरदस्त तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तो मुझे लगता है, I would like to take a break on this point। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तो मुझे लगता है हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी, मगर छूट जाएंगे मगर ये छूट जाएंगे, इधर भी शहजाद अकबर नाकाम हो जाएंगे, देख लीजिएगा। देखते हैं फिर भट्टी साहब क्या होता है। भट्टी साहब ने प्रेडिक्ट किया है जी, जो ईद से पहले एक गिरफ्तारी की पेशगोई की जा रही है, बड़ी गिरफ्तारी की, वो शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो सवाल है ना उस पर भी भट्टी साहब की कुछ इंसाइट लेनी है हमने। टेक अ ब्रेक। अब हम बात करेंगे इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट पर। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार था, आटा चीनी जो करप्शन हुई उसके ऊपर। रिपोर्ट तो नहीं आई लेकिन बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं कमीशन की जानिब से, जो वो समझते हैं। अब ऐसे में पंजाब ने 15 शुगर मिल्स को 3 अरब रुपए सब्सिडी देने की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाल दी है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कमीशन के सामने ये एतराफ़ किया है कि उनकी हुकूमत ने सब्सिडी देने से पहले शुगर मिल्स मालिकान के इस दावे की तहकीकात नहीं करवाई कि आया 2 लाख मेट्रिक टन इजाफी मौजूद थी भी या नहीं। ताहम 2 रोज़ कबल विफाकी वजीर असद उमर ने कहा था कि वजीर आज़म चीनी इंक्वायरी कमीशन को जवाबदेही नहीं है, इमरान खान कौम को नाउमीद नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब के एतराफ़ के बाद अब अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि वजीर आला पंजाब के एतराफ़ के बाद जिम्मेदारी किसकी बनती है? ओपन ऑप्शंस मौजूद हैं। मज़र साहब, देखिए, फैसला ज़ाहिर है विफाकी सतह पे हुआ था। असद उमर साहब ने जाके बयान भी दिया और ये ठीक है असद उमर साहब का कि उनसे पूछा जाए। और हम इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में बात करते हैं कि जी वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, वो ओवरऑल हो सकते हो, ज़ाहिर है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ज़रूर है, चले जाते तब भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अगर असद उमर साहब ने जाके अपना एक बयान रिकॉर्ड कराया है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो उस्मान बुज़दार साहब का बयान है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है और इसमें उस्मान बुज़दार साहब ख़ुद भी फंस सकते हैं। नज़र यही आता है कि उस्मान बुज़दार साहब
से या तो बादी नज़र में कुछ ऐसा बयान, अगर ये बयान दुरुस्त है, क्योंकि ऑफिशियली उनकी तरफ से अभी ये चीज़ नहीं आई है ना, कमीशन की तरफ से उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट दुरुस्त है तो फिर सूरत हाल जो है वो मेरा ख्याल है ख़ुद उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए प्रॉब्लमेटिक है उसमें। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि शुगर की जो इंक्वायरीज़ हैं शुगर मिल्स की, वो तमाम शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मिल्स को ख़रीदना, मिल्स को बनाना, इसके पीछे सियासी असर व रसूख ये बहुत कॉमन रहा है हमारे यहाँ और अब भी है। सिंध में सूरत हाल इसमें बहुत ख़राब है इस सूरत हाल में, लेकिन वो नहीं हुआ, पर होना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब ने गालिबन ये मुतालबा भी किया था और उनका मुतालबा गलत नहीं था, लेकिन ये बयान इससे नज़र ही आता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो बात की है वो इम्पोर्टेंट है, वही मुझे मेरा ख्याल है दुरुस्त लग रही है। अच्छा मेहमान, सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त देना यकीनन हर चीज़ जो हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं यानी वज़ीर आज़म साहब उनकी नज़र से होके गुजरी होगी, तो फिर अगर पता था कि शॉर्टफॉल है या हो सकता है तो फिर कैसे इजाज़त दे दी गई? जी लीना, मेरी असद उमर साहब से भी बात हुई थी कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर, और असद उमर साहब वैसे भी खैर इसके ऊपर इंटरव्यूज़ वगैरह भी देते रहे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि उस वक्त जब एक्सपोर्ट की और वो सारा जब दिया था तो शॉर्टफॉल का कहीं भी कहा ही नहीं गया था, ना ही कोई मेंशन था कि शॉर्टफॉल होने वाली है, बल्कि एक्चुअली कहा जा रहा था कि सरप्लस है और काफी ज्यादा है। तो बात यह है कि एक तो अगर ये चीज है तो ये भी फिर इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनको मिसलीड किसने किया और बाद में शॉर्टफॉल, खैर उनके बकौल और वैसे हुकूमत तो ये कहती है कि शॉर्टफॉल उस तरह से हुआ नहीं, और क्योंकि शुगर एक कार्टेल है और ये एक मसनूई किस्म का शॉर्टफॉल बनाया गया सिर्फ प्राइसेस बढ़ाने के लिए, असल में कोई उस तरह का शॉर्टफॉल नहीं था। लेकिन असल चीज क्या है कि अलीना, हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत कभी भी ये चीज खुद ना करती अगर उनको विफाक से ना आता, और विफाक में असद उमर साहब तो चले एक हैं, असल तो प्राइम मिनिस्टर साहब और बुज़दार साहब की आपस में जो रिलेशनशिप है या वो जिस तरीके से वो करीब है, तो मेरे ख्याल में ये हो ही नहीं सकता था कि बुज़दार साहब कोई ऐसी चीज करें जो वजीर आजम साहब को पता ना हो या वजीर आजम साहब के अहकामात के बगैर ना हुई हो। तो इस पर इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। ये कह देना बाद में सिर्फ और सिर्फ शुगर मिल ओनर्स के ऊपर सब कुछ डाल देना, ओनर्स वो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए शुगर मिल ओनर्स ने तो एक पॉलिसी फॉलो की ना, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, उन्होंने उसका फायदा ले लिया, तो फायदा तो हुकूमत ने दिया है, तो फिर आप शुगर मिल ओनर्स को कैसे बुरा भला कह सकते हैं? फिर असल चीज तो ये कि हुकूमत इस जवाब दे फॉर दिस ना, हुकूमत दे जवाब। तो अगर उस्मान बुज़दार साहब ये बात कह रहे हैं और काफी जगह पे रिपोर्ट भी है, तो मेरे ख्याल में शायद बात ठीक भी हो सकती है और ये खुल के भी सामने आ जाएगी। वजीर आज़म साहब क्यों नहीं पेश होते हैं? उनको होना चाहिए। ये कैसे है कि वो जवाब देनी है? ACC के तो अब हेड वो है ना। ठीक है मुनीब, जब हम ये बात करते हैं कि हुकूमत दे जवाब, लेकिन उस वक्त कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी थे कि ऐसे लोग जिनका स्टेक था वो लोग हुकूमत में भी शामिल थे, तो फिर अब तो बेशक रद्दोबदल हो गई, लेकिन कैसे जवाब दें, क्या दें, किसके सर ये सेहरा सजाएं हम? देखिए, ये इंक्वायरी जो है सबसे पहले, अब जो आर्गुमेंट है असद उमर साहब का कि जी वज़ीर आज़म जवाबदेह नहीं थे, मैं ACC का हेड था और वज़ीर आज़म का काम नहीं बनता। देखिए, अगर ECC के फैसले के बाद काबीना के अंदर ये फैसला गया था और वहां पर ये बात डिस्कस हुई थी, तो वज़ीर आज़म की एक कॉन्सेप्ट है, बेशक वो कानून के अंदर हम उसे लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं, और एक वाइकेरियस लायबिलिटी है, वो वाइकेरियसली लायबल है प्राइम मिनिस्टर। वो ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा कोई तुक नहीं है, मैं तो था ही नहीं इसके अंदर। अगर ऐसा है तो फिर कैबिनेट के सारे फैसले जो है वो उनके लिए वज़ीर आज़म एंड में कह सकते हैं कि नहीं मेरा का, ये तो कैबिनेट का फैसला था, ये तो कैबिनेट का फैसला। भैया कैबिनेट को हेड आप कर रहे हैं, लिहाजा आपकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब कुड नेवर हैव डन दिस। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनका इतना एक्यूमेंट नहीं है कि वो ये फैसला खुद कर लेते पंजाब के अंदर कि मैंने सब्सिडी देनी है। उनको किसी ना किसी ने स्ट्रॉन्ग आर्म किया या उनको ये कहा गया कि आपने ये सब करना है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो वो वहां पर जब ECC में डिस्कस हुआ या वहां से हम उठ के चले गए या शुगर एडवाइजरी बोर्ड से हम उठ के चले गए, दिस इज इनसिग्निफिकेंट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा सीधा मामला है। अगर इसकी डिस्पैशनेट और बड़ी सीधी किस्म की इंक्वायरी हो तो इसके अंदर बहुत से लोगों के हेड रोल हो सकते हैं, हेड रोल हो सकते हैं, और मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म को मिसाल यहाँ कायम करनी चाहिए। बेशक वो ये कहें अपनी, मैं नहीं कहूंगा वो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि वज़ीर आज़म कंप्लिसिट है इसके अंदर, लेकिन वो ये जरूर एक्सेप्ट करें कि काबीना के अंदर ECC के फैसले के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, एंड ही सिंपली
gave it a rubber stamp और उन्होंने उसके ऊपर कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की और एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, मुनीब फारूक ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, कह रहे हैं कि जी अब यहाँ पे वज़ीर आज़म को एग्जाम्पल से लीड करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ जी मैं उस काबीना के इजलास में बैठा था जहाँ पर ये सारे डिसीजंस हुए और मैं जवाब दूंगा कमीशन के सामने। देखिए पहली बात तो मुनीब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काबीना ने मंजूरी दी, वज़ीर आज़म काबीना को हेड करते हैं, लिहाजा ज़िम्मेदारी उन पर आती है। अब इसमें बड़ी आसान सी बात है कि काबीना के मिनट्स होते हैं, जो रिकॉर्डेड मिनट्स होते हैं, ईसीसी के मिनट्स होते हैं, तो वो इंक्वायरी कमीशन वो मिनट्स मंगवाए और देखे कि किन किन लोगों ने मुखालफत की, किन किन लोगों ने हक में कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब का उसमें तर्ज अमल क्या था। प्राइम मिनिस्टर साहब मुजरम मुलजम हम ये नहीं कह सकते क्योंकि काबीना का फैसला है, मगर काबीना को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये हम बिल्कुल कह भी नहीं रहे। दूसरी बात साईं बुज़दार का उन्होंने फरमाया है कि 15 शुगर मिलों को 3 अरब की सब्सिडी ईसीसी ने मंजूरी दी, मतलब असद उमर ने मंजूरी दी, मतलब वफाक ने मंजूरी दी, तब मैंने आके सब्सिडी दी। वो कहते हैं ये 29 दिसंबर 2018 को बहावलपुर इजलास में मैंने इसकी सब्सिडी दी और उससे पहले शुगर मिल्स मालकान और 4 सूबाई हम मेरे वज़रा के मुज़ाकरात हो चुके थे। 18 अक्टूबर को एक कमेटी बन चुकी थी। शुगर माफिया ने क्रशिंग सीजन, ये देखें इनकी खूबसूरती, क्रशिंग सीजन लेट कर दिया। क्यों लेट कर दिया? किसान सड़कों पर आ गए। किसान सड़कों पर आए तो फिर क्या कहा, यार हमारी तो पहली चीनी पड़ी हुई है, वो कहीं निकले तो हम अगली करें। देखें इसका इनका टेक्निकल तरीका। अच्छा, वो जब हुकूमत के हाथ पांव फूले दोनों, उन्होंने कहा यार इनकी चीनी का कुछ करें, तो असद उमर साहब ने 4 दिसंबर 2018 को ईसीसी ने मंजूरी दे दी एक्सपोर्ट की, इस शर्त के साथ कि सब्सिडी का तयन सूबे करें। फिर आशम जवां बख्त और समीउल्लाह चौधरी साहब, खुसरू बख्तियार के भाई और दूसरे वज़ीर, ये एक्टिव हुए और इन्होंने 5 रुपये 35% फ़ी किलो के हिसाब से 3 अरब की सब्सिडी ले ली। मगर बुज़दार साहब कहते हैं कि मैंने वफाक को ख़त भी लिखा था, उनसे मशवरा भी किया था। अब सूरत फाइनल देखें, इस सारे के पीछे मुबैना तौर पर रूए रवां रज़ाक दाऊद, फील्ड के मास्टर हैं खुसरू बख्तियार, आशम जवां बख्त और जहांगीर तरीन माशाल्लाह मुबैना तौर पर, और असद उमर साहब पहली मरतबा ब्लैकमेल नहीं हुए। 10 लाख टन की नहीं दूंगा, 2 महीने बाद 11 लाख टन की एक्सपोर्ट दे दी और सूबों के कोर्ट में बॉल डाल दी कि आप सब्सिडी दें, और नवाज शरीफ दौर के 2 अरब जो सब्सिडी के रुके हुए थे वो भी अदा कर दिए। तो असद उमर साहब जो हमारे ची गवेरा हैं ना, ये एंड टाइम पे निकल गए दरमियान से सरेंडर करके, और अल्हम्दुलिल्लाह मामला कैबिनेट को भेजा, मामला बुज़दार को भेजा, और जब वजारत गई तो असेंबली में खड़े होके कहा ये शुगर वाले ने तबाही फेर दी, खुद ही एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, खुद ही सब्सिडी का पंजाब दे दे, खुद ही काबीना को भेजे, खुद ही नवाज शरीफ के पैसे दे दिए और खुद ही चे गवीरा बन गए। तो ये हैं इसमें, तो बुज़दार साहब ने तो आज कह दिया है, अब देखते हैं बनता क्या है। और लेकिन ये है कि प्लीज़ कोई एक जहांगीर तरीन नहीं, कोई एक खुसरू बख्तियार नहीं, कोई एक रज़ाक दाऊद नहीं, सारों को अकाउंटेबल किया जाए। और आखिर पर मुराद अली शाह साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आपको शुगर कमीशन ने बुलाया था, तशरीफ़ ले आएँ, वीडियो लिंक के ज़रिए आप चाहते हैं या तहरीरी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर लें। बुज़दार पेश हो गया, आप तो बुज़दार से ज़्यादा अच्छा बोल लेते हैं। ठीक है, न्याजी साहब, मुराद अली शाह कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो सब्सिडी दी नहीं, ये उनका जवाब नहीं, मुराद अली शाह की अलीना मुराद अली शाह की सब्सिडी नहीं निकली। मुबैना तौर पर मैं अभी बता नहीं सकता, मुबैना तौर पर और बड़े ढेर सारे सिंध के मामलात निकले हैं, तो उस पर उनको बुलाना चाह रहे थे। अच्छा न्याजी साहब, अभी जो भट्टी साहब ने पिक्चर पेंट किया है, अगर 2 मिनट के लिए इसको हकीकत मान लिया जाए तो इस तरह तो लगता है कि जी जो पीटीआई दावे करती थी हुकूमत में आने से पहले माफियाज़ के खिलाफ जंग करेंगे, तो क्या वह हाथ जोड़ के दस्त बदस्ता होकर उन्होंने जी हाँ सर झुका दिया उनके सामने? पहली बात, मुझे इस बात की खुशी है कि भट्टी साहब की जो बनाई तस्वीर है वो मेरे फ्रेम में फिट हो गई है। क्योंकि भट्टी साहब ड्रॉ कर लेंगे अपना बयान। ये भी एक हादसात ज़माना है, और लेकिन हर एक की मजबूरी होती है। भट्टी साहब के और मैं अंदर से हमारा टारगेट एक ये भी है कि हम दोनों उस्मान बुज़दार साहब के दिल जमई से खिलाफ हैं। हम दोनों का अकीदा ये है कि भाई जाएंगे वो फिर भी नहीं कर रहे हैं,
अलबत्ता वजूहात हमारी अलग-अलग है। ये मजहर अब्बास साहब ने जो दरमियान में पॉइंट बोला है ना, वो बड़ा ही इज्जत अहम है। क्या फरमाया है? कह रहे हैं जो मर्जी कर ले, जाएंगे फिर भी नहीं। ऑन ए सीरियस नोट जी, वक्त शहादत जो है वो आ चुका है। मैंने आप ही को प्रोग्राम में पहले कहा था जब ये चीनी स्कैंडल आया था कि आसमान से कैदी आवाज आ रही है कि इमरान खान कुर्बानी चाहिए। मेरा अकीदा है दिल जमाई से कि अगर उस्मान गुलजार साहब पेश कर दिए जाते जिनके लिए ये सारी बसात बिछाई गई है तो पुरअमन तरीके से मसाइल हल हो सकते थे। अब मामला उलझता गया है, ना इसमें चीनी के मुलव्वस हैं ना मालिक हैं, कोई फैसला नहीं किया। फैसले के मुताबिक अगर गाइड किया है तो उनको पूरे इल्जाम ठहराना मैं समझता हूँ कि सियासी है। जहांगीर थी बिल्कुल इस लिहाज से बेकसूर है अगर उसे एक्सपोर्ट के सब्सिडी ली है कि गवर्नमेंट ने बनाई। अब ये बात आती है कि ये फैसला किया किसने है? इमरान खान साहब को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अगर नियाजी साहब मैं एक मिनट बात घोस्ट एक्सपोर्ट की हो वो अलग वो क्राइम है, वो तो एक क्राइम है, उसका मैं बिल्कुल नहीं करता, वो तो क्रिमिनल केस है ना, वो अलग केस है। अभी तो हम दो बातों कह रहे हैं, एक्सपोर्ट को और सब्सिडी को। आप इमरान खान कहते थे मैं कोई पुतली वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, भाई आप बिल्कुल नहीं बनेंगे। हालांकि जमाना देख रहा है कि आप नहीं बने हुए, जमाना देख रहा है कि आपकी अपॉइंटमेंट्स हो रही है। आज तक आपने जो तैनाती की है, आपने जो काबीना बनाई है, आप बिल्कुल कठपुतली नजर नहीं आ रहे। तो आप बताएं कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। और जैसे मुनीब ने कहा है कि आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, आप कहेंगे भले से कुछ हुआ, भले से मैंने नजरअंदाज किया, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, फैसला कर लें, मैं काबीने से बैठ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, हमें पता पाकिस्तान में सिस्टम कैसा काम ठीक है। अच्छा साहब मेरी जितने में मर्जी खिलाफात हो, हमें पता हमारी कितने कोऑर्डिनेशन एक तरीके से। ये सारे जब कुलीग्स होते हैं आप वहाँ पे डायनेमिक सारा को करने के काम करने के। ठीक है। अच्छा न्याजी साहब, भट्टी साहब ने एक जरा शोशा छोड़ा है घोस्ट एक्सपोर्ट का। भट्टी साहब क्या इत्तलात है आपके पास, जरा शेयर तो करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि 15 तारीख को वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें फाइनल हैं, 200 के करीब सफ़ात लिखे जा चुके हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें बेनामी अकाउंट्स वो जैसे पहले आ चुके हैं कि ड्राइवरों, कुकों, नायब कास्दों, सिक्योरिटी गार्डों और ट्रक ड्राइवरों के नाम पर शुगर एक जगह से दूसरी जगह जाना और कारोबार होना। और वो ये भी बताया था कि 2-4 तो ऐसे भी थे जो मर चुके थे, उनके नाम पर भी कारोबार हो रहा था शुगर का। इसके अलावा एक और सामने पहलू आया है, वो है एक घोस्ट एक्सपोर्ट का, कि शुगर अपने गोदामों में पड़ी रही मगर वो अफगानिस्तान या मुबैना तौर पर कहीं ना कहीं आती जाती रही कागजों में। और उसमें अब बहुत सारे FBR भी है, उसमें सूबे भी हैं, उसमें बड़ी चीज़ें और तो बेनिफिशियरी कौन था उसका? तो वो सारा अभी बेनिफिशरी अब अल्लाह के फजलो करम से ज़ाहिर है शुगर माफिया है और वही सारे बेनिफिशरी हैं, मगर ये अकेला शुगर माफिया नहीं कर सकता, बहुत सारी इसमें बेनिफिशरी शामिल होंगे। इस बात में आपकी बड़ी दम है। तो ये अकेला शुगर माफिया कैसे कर सकता है? इतनी ज़्यादा क्लेरिफिकेशन, इतना सब कुछ। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही जगह पहुंची। अच्छा, बस आपको फिर हम छोड़ेंगे नहीं, अगले प्रोग्राम्स में आपसे इस पे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, हमारी मुलाकात होगी पीर को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।